हेलो एवरीवन। तो ब्रोकिंग सेक्टर से चार मेन कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फाइव पैसा कैपिटल, ग्रो, एंजल वन, आनंद राठी, चारों के रिजल्ट कैसे रहे हैं, नंबर्स कैसे इन्होंने डिलीवर करे, फिर कौन कौन में मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है, आगे का क्या गाइडेंस इन्होंने दिया है, ग्रोथ आउटलुक कैसा लगता है, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कैसी डील लगती है चारों स्टॉक्स के अंदर, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री का जो सबसे छोटा प्लेयर है फाइव पैसा कैपिटल, इसके साथ में इनका कस्टमर बेस आप देखो क्यू ऑन क्यू तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 1% की ग्रोथ है सिर्फ। फिर रेवेन्यू 3% से ग्रो किया है कंपनी का Q4 के कंपैरिजन में। एवरेज डेली टर्नओवर जो है वो गिरा है, Q4 से कंपेयर करोगे तो 12% इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ब्रोकिंग इनकम भी कंपनी का कम हुआ है 6% से। कस्टमर एक्विजिशन ये 28% गिरा है कंपनी का Q4 के कंपैरिजन में। फिर म्यूचुअल फंड एयूएम अभी बहुत छोटा है 2000 करोड़ का, बट इसमें ग्रोथ है 18% की। और एक जो हम देख रहे हैं कि हर एक ब्रोकर अभी फोकस कर रहा है कि रेवेन्यू बेस कैसे वो डाइवर्सिफाई करें, ब्रोकिंग से अपना एमटीएफ की तरफ जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएं। ये भी वही कर रहे हैं। एमटीएफ वाला बुक आप देखो, इनका 3% से ग्रो हुआ है Q1Q लेवल पे। पैट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% के आसपास की ग्रोथ है। देन ये एआई एल्गो वगैरह पे काफी टाइम से इन्वेस्ट करी है कंपनी, बट नंबर्स में कुछ ऐसा कुछ अभी रिजल्ट देखने को मिला नहीं है। देन इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा रहा, तो डीमैट अकाउंट्स में कुछ खास ग्रोथ था नहीं फर्स्ट क्वार्टर में। और एक्टिव क्लाइंट का भी नंबर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका कम हुआ है Q1Q लेवल पे। देन इनका टोटल ऑर्डर वगैरह देख लो, ये भी नंबर ऑलमोस्ट फ्लैट ही हैं या थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। कॉस्ट टू इनकम इस कंपनी का 83% चला गया है। जबकि ये मतलब एक फिजिकल ब्रोकर नहीं है, जैसे एंजल वन, ग्रो हो गया जो एक ऐप बेस्ड कंपनी है एक तरीके का, इनका भी मॉडल वैसा ही है। ऐप बनाया, उसी के ऊपर क्लाइंट ट्रेड करता है, वहीं से रेवेन्यू आता है। लेकिन उसके बाद भी कॉस्ट टू इनकम 83% है, क्योंकि इनका आई थिंक 2 साल हो गए अब लगभग, कुछ खास आपको इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगा नहीं फाइव पैसा कैपिटल का। मैनेजमेंट में भी बहुत सारा चेंज कर दिया इन्होंने, सीओई भी इनके चेंज हो गए हैं, बट कुछ खास उसका इंपैक्ट आया नहीं है कंपनी के नंबर्स पे, और खर्चा आपका बढ़ता जा रहा है। तो वही रीजन है, कॉस्ट टू इनकम 83% है। आरओई देखो कितना कम है, 6-7% का आरओई है। और बाकी आपको दिखेगा प्रॉफिट वगैरह में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। इबिटा मार्जिन 23% से 20% हो गया। लास्ट ईयर का ऑलरेडी बेस काफी लो था, उसके ऊपर भी मार्जिन इंप्रूव नहीं हुए हैं। पैट का नंबर भी आपको बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। बस एक चीज है कि रेवेन्यू बेस आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई इन्होंने किया है। ब्रोकिंग से अभी रेवेन्यू कंपनी का 45% है, बट ग्रोथ ही नहीं है। तो बिल्कुल नंबर्स आपके फ्लैट हैं, तो फिर रेवेन्यू मिक्स आपका कैसा भी रहे उसका कुछ पॉइंट बनता नहीं है। तो ये है फाइव पैसे कैपिटल के रिजल्ट्स। खराब रिजल्ट्स हैं ओवरऑल। कौन कॉल में इन्होंने बताया कि लगभग 460-470 करोड़ का इन्होंने फंड रेज किया है, एंड उसमें कंपनी वही करेगी और नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। कुछ और एल्गो वगैरह ये लॉन्च कर रहे हैं कि इन्होंने T+5 भी कुछ लॉन्च किया है, कि एक जो कस्टमर है वो 5 दिन के लिए किसी स्टॉक को अपने जो पोर्टफोलियो में है डीमैट में होल्ड कर सकता है, फिर उसके बाद वो सेल कर सकता है। ऐसे कुछ नए नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वही है कि आपको नंबर्स में उसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट अभी देखने को मिल नहीं रहा। इनको कॉन कॉल में पूछा भी गया कि आप मार्केट शेयर लूज कर रहे हो क्या, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बहुत एग्रेसिवली मार्केट शेयर अपना बढ़ाते जा रहे हैं अक्रॉस सेगमेंट्स, आप देखो चाहे एफ&ओ हो, कैश हो। और आपका अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो भी लगभग 2 साल हो गए हैं, प्रॉफिट में भी कोई खास ग्रोथ नहीं है। बट मैनेजमेंट ने कोई क्लियर इस पे आंसर दिया नहीं है। वही इनका कहना है कि पूरा मॉडल हमने अभी रीलॉन्च किया है, नए नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करे हैं, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट नंबर्स में अभी ठंडा ही है ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस। वैल्यूएशन डिस्कस करने का ऑब्वियसली कोई पॉइंट बनता ही नहीं है ऐसे रिजल्ट्स के साथ में। तो ये था फाइव पैसा कैपिटल। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्लेयर है ग्रो, उसके कैसे नंबर्स रहे हैं Q1 के अंदर। रेवेन्यू में 63% की ग्रोथ है वाई वाई लेवल पे, सबको आउट परफॉर्म किया है इन्होंने, इंडस्ट्री में सारे प्लेयर्स को सबसे फास्ट रेट पे ग्रो किया है। Q1Q भी 1% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। फिर इबिट्टा आप देखो वाई वाई डबल से ज्यादा हो गया, 101% की ग्रोथ है। एंड Q1Q भी इबिट्टा में 3% की ग्रोथ है। रेवेन्यू ग्रो किया है Q1Q 1%, बट इबिट्टा ग्रो किया है 3%। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी जो आपके मार्जिन है ना वो इंप्रूव हुए हैं। एंड इसके साथ में पैट भी आप देखोगे तो वो भी डबल हो गया, लगभग 94% ग्रो किया है वाई वाई, और 7% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। देन जो ट्रांजैक्टिंग यूजर है, एक्टिव यूजर बेसिकली, उसमें भी ग्रोथ अच्छी है, 24% वाई वाई, 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड टोटल एसेट अगर आप देखोगे कस्टमर का, ये कंपनी का कितना है, 3.6 लाख करोड़। हम कितनी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को देखते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका भी जो वेल्थ का एयूएम है वो इस लेवल के आसपास होता है, 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़। ये एक ब्रोकिंग कंपनी है, और उसके बाद भी अगर आप इनका एसेट बेस देखोगे तो 3.6 लाख करोड़ का है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ब्रोकर है, सबसे ज्यादा क्लाइंट्स इनके पास में है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटे मोटे क्लाइंट्स, सिर्फ रिटेल क्लाइंट्स, आप एचएनआई देखो, एफ्लुएंट कस्टमर्स देखो, अल्ट्रा एचएनआई देखो, वो सब ग्रो यूज करते हैं, उसी का एडवांटेज है।
एंड इसमें ग्रोथ भी अच्छी है, वाई वाई 38% का ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी 22% की ग्रोथ है। प्लस अगर आप नेट इनफ्लो देखोगे, यानी फ्रेश पैसा जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आया Q1 में, वो भी 23,000 करोड़ का है। बहुत सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से काफी अच्छा नंबर इन्होंने ये रिपोर्ट करा है। फिर इबिट्टा इनका क्यों बेसिकली इंप्रूव हुआ वाई वाई लेवल पे, तो आप देखोगे जैसे इनके तीन मेन कॉस्ट होते हैं। एक होता है कॉस्ट टू सर्व, यानी कस्टमर को सर्विस देने का खर्चा, जो वो ट्रेडिंग करते हैं, ऑर्डर डालते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे, जो प्लेटफॉर्म का खर्चा है, टेक का खर्चा है, वो हो गया। एक होता है कॉस्ट टू ग्रो, यानी कस्टमर को लाने का खर्चा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी जिसको हम बोलते हैं। और तीसरा होता है कॉस्ट टू ऑपरेट, यानी डे टू डे ऑपरेशन का जो मेरा खर्चा है, सैलरी वगैरह हो गया, रेंटल एक्सपेंस हो गया, ये सारा। तो ये तीनों देखोगे एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लास्ट ईयर से ना, इन तीनों में इंप्रूवमेंट है। कॉस्ट टू सर्व आपका 15% था ऑलमोस्ट लास्ट ईयर, अभी कितना है 11% पे आ गया है। कॉस्ट टू ग्रो ये आपका 12% था, अभी 10% पे आ गया है। एंड कॉस्ट टू ऑपरेट ये 18% से भी ज्यादा था, अभी ये 11 12 10% के रेंज में आ गया है। तो तीनों को आप ऐड करोगे ना, तो लगभग 7 8 9% का कंपनी का ये जो कॉस्ट है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जबकि रेवेन्यू मेरा 63% पे ग्रो किया है। उसी वजह से आप देखोगे इबिट्टा मार्जिन मेरे 68% चले गए हैं। कितने थे लास्ट ईयर 55, यानी 13% मेरा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है वाई वाई लेवल पे। ये स्टैंड अलोन मार्जिन है, मतलब इसमें जो इनका वो वेल्थ मैनेजमेंट का जो इन्होंने एक्विजिशन किया है फिजडम का, वो नहीं है, और एएमसी वाला बिजनेस को हटा के स्टैंड अलोन मार्जिन कितने हो गए 68%, 13% का मार्जिन एक्सपेंशन। इसीलिए आपको दिखेगा कंपनी का इबिट्टा डबल हो गया वाई वाई लेवल पे। देन मार्केट शेयर एज यूजुअल कंपनी ने गेन ही किया है, हर एक सेगमेंट में, म्यूचुअल फंड हो, कैश वाला सेगमेंट हो, या इक्विटी डेरिवेटिव आप देखो, उसमें भी 11% का मार्केट शेयर है। एमटीएफ में भी मार्केट शेयर डबल से ज्यादा हो गया कंपनी का वाई वाई लेवल पे। देन रेवेन्यू मिक्स अगर हम इनका देखें, तो एक और चीज यहां से हमको पता चलेगी। एक तो हमने देखा कि इबिट्टा क्यों कंपनी का डबल हुआ वाई वाई लेवल पे, दूसरा आप देखो इन्होंने ग्रोथ क्यों इतना फास्ट किया बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। सबसे बड़ा उसका रीजन है, एक आपको दिखेगा यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव। अभी ये वाला सेगमेंट मतलब एफ एंड ओ, ये वाला सेगमेंट लास्ट ईयर ना 56% कंट्रीब्यूट करता था कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। इस साल कितना हो गया इसका रेवेन्यू 52%। तो रेवेन्यू मिक्स मुझे दिखेगा 56 से 52%, यानी कि 4% कम हुआ है। बट अगर मैं एब्सोल्यूट रेवेन्यू अगर इसका देखूं ना इक्विटी डेरिवेटिव का, ये 50% से भी ज्यादा रेट पे ग्रो किया है, 52-53% की ग्रोथ है इस सेगमेंट में। तो रेवेन्यू मिक्स जरूर इसका कम हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट रेवेन्यू इसका बहुत फास्ट रेट पे ग्रो किया, और अभी भी ये मेरे टोटल रेवेन्यू का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो एक तो बड़ा ग्रोथ फैक्टर यहां से है। दूसरा, कैश में भी अच्छी ग्रोथ है, आई थिंक 35-40% की ग्रोथ है कैश सेगमेंट में। रेवेन्यू मिक्स इसका भी कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू एब्सोल्यूट रेवेन्यू इसकी ग्रोथ अच्छी है। फिर तीसरा है आपका कमोडिटी डेरिवेटिव। ये आप देखो लास्ट ईयर था ही नहीं, इससे जीरो रेवेन्यू आता था, इन्होंने बहुत लेट इसमें एंट्री करी है। इस साल ऑलमोस्ट 5% रेवेन्यू कंपनी का कमोडिटी से आया है, तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। फिर है आपका एमटीएफ। एमटीएफ भी आप देखो लास्ट ईयर था सिर्फ 3%, और इस साल कितना है 8%, ऑलमोस्ट 3x जंप है कंपनी के एमटीएफ रेवेन्यू मिक्स के अंदर। तो ये 3-4 मेन सेगमेंट्स हैं जहां पे इतनी फास्ट ग्रोथ देखने को मिली है ग्रो के अंदर। तो क्या हो रहा है, रेवेन्यू बेस भी कंपनी का डाइवर्सिफाई हो रहा है, मतलब एफ एंड ओ से डिपेंडेंसी कम हो रही है, कैश वो भी एक ब्रोकरेज वाला ही सेगमेंट है, उससे भी डिपेंडेंसी कम हो रही है, और बाकी सेगमेंट्स में मेरी डिपेंडेंसी बढ़ रही है। लेकिन साथ में ऐसा नहीं कि मैं ग्रोथ को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, जैसे कई सारे ब्रोकर्स में हमने देखा कि वो रेवेन्यू बेस्ड डाइवर्सिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वार्टर्स तक उनका ग्रोथ ही बहुत कम हो गया, 5% 10% इवन फ्लैट। इनका क्या है, ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है, 50-60% से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, उसी के साथ में मेरा रेवेन्यू बेस भी डाइवर्सिफाई होता जा रहा है। तो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ कंपनी की काफी अच्छी है ये इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो ये ओवरऑल नंबर्स थे ग्रो के। अब इनका कॉन कॉल डिस्कस करते हैं, क्या क्या इन्होंने बताया कॉन कॉल में। एक तो एएमसी बिजनेस इनका भी बहुत अच्छा कर रहा है, आई थिंक 140% के आसपास की ग्रोथ है उसके एयूएम में। और मैनेजमेंट का बोलना है कि उसमें ना हम कुछ वाइट स्पेस जो एरिया है उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे कैटेगरी हो गई जहां पे ज्यादा स्कीम नहीं है, उसको लॉन्च करेंगे। फिर वो जो ग्लोबल स्टेट स्ट्रीट पार्टनर है उसके साथ में इन्होंने कुछ पार्टनरशिप करी है, ईटीएफ स्कीम्स वगैरह कंपनी लॉन्च करेगी कुछ कैटेगरीज के अंदर, ताकि वहां पे भी मार्केट शेयर हमारा एक्सपैंड हो। प्लस यूएस इन्वेस्टिंग के अंदर इन्होंने दोबारा से एंट्री करी है, ये पहले भी ऑफर करते थे, बट आई थिंक 2-3 साल पहले इन्होंने बंद कर दिया था, तो अभी उसमें दोबारा एंट्री करी है। अभी टेस्टिंग मोड है, बहुत जल्दी उसको लॉन्च करेंगे। एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स अगर आप देखो तो ऐसा उनका मानना है कि ये जो एक सेगमेंट है ना यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग, ये इनके टोटल रेवेन्यू में 5 to 8-9% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है FY 28 के एंड तक, अगले 2 साल के अंदर।
क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप इनका प्लेटफॉर्म देखो ना, तो जैसे हम 5 पैसा कैपिटल को देखते हैं या और ऐसे बहुत मिड साइज स्मॉल साइज ब्रोकर्स हैं, डिजिटल ब्रोकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे रिटेल कस्टमर ज्यादा होते हैं, जिनको सिर्फ एफ एंड ओ करना है या कैश में ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करना है, वो सिर्फ इसके लिए यूज करते हैं कि चीप ब्रोकरेज है वहां पे। ग्रो का अगर आप कस्टमर बेस देखोगे तो आई थिंक इन्होंने लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में बताया था कि ऑलमोस्ट 1/3 जो इनका कस्टमर बेस है ना, वो एफ्लुएंट कैटेगरी का है, मतलब जो हाई नेटवर्थ आपके कस्टमर्स होते हैं। एंड उसमें 100% रिटेंशन है कंपनी की, कोई भी उस क्वालिटी का कस्टमर छोड़ के नहीं जाता इनके प्लेटफॉर्म को। तो जो एच हो गए, अल्ट्रा एच भी हैं इनके प्लेटफॉर्म को, एफ्लुएंट कैटेगरी के कस्टमर्स हैं, तो उनका उनका जो मतलब एक फोकस होता है कि अपना इन्वेस्टमेंट को ना थोड़ा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया जाए। प्लस यूएस इन्वेस्टिंग में जैसे किसी को एआई थीम में इन्वेस्ट करना है, किसी को और जो बड़ी आपकी ग्लोबल कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करना है, उसको ये एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सारे कैटेगरी के कस्टमर्स, और ग्रो से वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाएगी। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये वाला सेगमेंट एक हाई ग्रो सेगमेंट होगा इनके लिए। एंड सिर्फ 2 साल में, जैसे हमने कमोडिटी का देखा, 1 साल से कम में 5% रेवेन्यू मिक्स हो गया, उसका भी लगभग ऐसा ही होगा या इससे भी ज्यादा होगा, 5 to 8-9% रेवेन्यू आ सकता है सिर्फ इस यूएस सेगमेंट वाले से। दूसरा, इसके साथ में कंपनी का जो म्यूचुअल फंड का एयूएम आप देखोगे 2 लाख करोड़ के आसपास का, तो कंपनी उसको भी मोनेटाइज करने को देख रही है। इन्होंने कुछ वो एडवाइजरी मॉडल कुछ लॉन्च करने को देखा है, एमएफ प्राइम करके आई थिंक बोला इन्होंने कॉन कॉल में। तो उसमें ये क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के ऊपर एडवाइस करेंगे, जैसे कब स्कीम आपको स्विच करनी चाहिए, कोई और स्कीम्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं जहां पे आपको स्विच करना चाहिए प्लेटफॉर्म पे, सॉरी स्कीम के अंदर, या फिर आपको किसी में एग्जिट करना चाहिए, इस तरीके का एडवाइजरी ये करेंगे और वहां से इनको फी इनकम आएगा। तीसरा, इसके साथ में कंपनी का कहना है जो वेल्थ वाला हमारा जो एक्विजिशन है उसका इंटीग्रेशन चल रहा है, आने वाले क्वार्टर्स में कंप्लीट हो जाएगा। एंड मेन जो फोकस है हमारा नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स के अंदर वो वेल्थ वाले प्लेटफॉर्म को लेकर ही है। मतलब इनका कहना है कि हमको एक पूरा वेल्थ पार्टनर बनना है अपने क्लाइंट का, टैक्स एडवाइजरी से लेकर के इन्वेस्टिंग वगैरह सब कुछ हम अपने प्लेटफॉर्म पे देना चाहते हैं। तो वो तो ऑब्वियसली सबसे एक ग्रोइंग सेगमेंट होगा ही कंपनी के लिए। और साथ में कमोडिटी आप देखो, जो इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है, 4-5% रेवेन्यू मिक्स वहां से आ रहा है, प्लस उसमें मार्केट शेयर भी कंपनी का 28-29% है, तो वो भी और ग्रो करेगा। एमटीएफ अभी भी सिर्फ 8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एंड इनका जो कॉम्पिटिटर है एंजल वन, उनको उनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो 30-35% उससे आता है एमटीएफ से, तो इनका सिर्फ 8% है, क्योंकि इन्होंने एंट्री बहुत लेट ली है। तो उसमें जैसे जैसे कंपनी का एक्सपोजर बढ़ेगा, उसमें कंपनी अपना रेवेन्यू मिक्स 25-30% तक लेके जाएगी। तो ये सारे 4-5 मेन ग्रोथ ड्राइवर्स हैं कंपनी के लिए। इसीलिए आप देखोगे इनका नेक्स्ट 2-3 साल का जो ग्रोथ आउटलुक है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। एक तो रेवेन्यू बेस भी ये डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं, डिपेंडेंसी कम हो रही है ब्रोकिंग से, एफ एंड ओ से, कैश वाले सेगमेंट से, और साथ में ओवरऑल ग्रोथ का आउटलुक भी काफी अच्छा बन रहा है कंपनी का। प्लस एक और चीज इन्होंने बोली कॉन कॉल में कि ये जितने भी नए प्रोडक्ट्स या नए नए सेगमेंट्स के अंदर हम जो एंटर कर रहे हैं ना, इसके लिए कॉस्ट हमको ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। एक तो हमारी जो सेम एग्जिस्टिंग मैन पावर है वो इस सारे प्लेटफॉर्म को, एक्सपेंशन को मैनेज कर सकते हैं, तो हमारे जो मार्जिन पे इंपैक्ट है ना वो कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। सेम 65-68% का जो बिट्टा मार्जिन है कंपनी, वो उनका कहना है हम ऑलमोस्ट मेंटेन कर लेंगे। प्लस जैसे जैसे ये जो नए सेगमेंट्स हैं ये आपके स्केल करेंगे, इनमें वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा, तो मार्जिन तो आपके और बढ़ेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो अर्निंग का ग्रोथ आउटलुक भी कंपनी का बहुत अच्छा बन रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कस्टमर ऑनबोर्ड करने के लिए मैं नए प्रोडक्ट लॉन्च करते जा रहा हूं, कॉस्ट मेरा कम होता जा रहा है, रेवेन्यू मेरा बढ़ता जा रहा है, और मैं नए सेगमेंट्स में एंटर करता जा रहा हूं। तो तीनों चीजें बहुत सही डायरेक्शन में है ग्रो के लिए, इसीलिए इसको इतना प्रीमियम वैल्यूएशन भी मिलता है। अभी आप देखोगे तो 52-53 के आसपास का पी है। एंड अगर ये कंपनी इस पूरे साल में ना, मतलब सेम प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर लेती है, रेवेन्यू चाहे सेम रहे, जो Q1 का रेवेन्यू था वही सेम ये रखते हैं पूरे साल में, स्टिल कंपनी का जो ओवरऑल पैट ग्रोथ है ना वो आई थिंक 40-50% का बनता है FY27 में ओवर FY26। तो अर्निंग ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा बनता है कंपनी का। एंड फॉरवर्ड पी उसके बाद आप देखोगे तो 40s में आ जाता है इनका। तो अच्छा नंबर है, कमेंट्री भी अच्छी है, आगे का आउटलुक भी अच्छा लगता है ग्रो का। नेक्स्ट अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर पे, एंजल वन, इनके कैसे नंबर्स आए Q1 में। सो एंजल वन का Q1 का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ब्रोकिंग में Q1Q आपको दिखेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंपनी का कम हुआ है 5-6% Q1Q लेवल पे। मार्केट शेयर ओवरऑल इन्होंने जो रिटेल इक्विटी का है वो मेंटेन करके रखा है। Q1Q थोड़ा बहुत बड़ा, सॉरी YOY थोड़ा बड़ा है, बट Q1Q 17 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है, 20% के आसपास का मार्केट शेयर है। फिर एसेट अंडर कस्टडी, इसमें 25% की ग्रोथ है। देन इनका वो जो MTF वाला जो सेगमेंट है उसमें Q1Q एवरेज बुक की ग्रोथ है 5%, और ओवरऑल जो फंडिंग बुक की ग्रोथ है वो है 31% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। डिस्ट्रीब्यूशन वाला इनका जो सेगमेंट है जहां पे कंपनी लोन डिसबर्समेंट करती है अपने लैंडिंग पार्टनर्स के साथ मिलके, उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट में 12% का डिक्लाइन है।
एंड ये एंजल वन के लिए ना सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे क्यू ऑन क्यू आपको दिखेगा डिसबर्समेंट कंपनी के कम हुए हैं। वाई वाई बढ़ा है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे कम हुआ है। तो वो समझेंगे कौन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला है उस पर। फिर यूनिक एसआईपीज जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में रजिस्टर हुए हैं ये भी कम है लास्ट क्वार्टर से 18-19%। वेल्थ वाला सेगमेंट इनका बहुत अच्छा कर रहा है, एयूएम में 33% की ग्रोथ है क्यू ऑन क्यू लेवल पे। सेम आप देखोगे जो एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस है इनका, उसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 71% के आसपास की ग्रोथ है। देन ब्रोकिंग में सॉरी ग्रॉस रेवेन्यू अगर आप देखो इनका स्टैंड अलोन वाई वाई इसमें 26% की ग्रोथ है। जैसे हमने ग्रो का देखा 63%, इनका है 26%। अच्छा ग्रोथ है बट ग्रो का मेन रीजन ये भी है कि उनका एफ एंड ओ में एंट्री बहुत लेट हुआ था। आपने देखा ना 11% का ये भी मार्केट शेयर है, इनका 22% है। तो इसीलिए उनको वो लो बेस का भी एक एडवांटेज मिल रहा है। प्लस काफी सारे सेगमेंट्स में उन्होंने अभी अभी एंट्री लिया है, जैसे कमोडिटी है, एमटीएफ है। ये कमोडिटी एमटीएफ बहुत टाइम से कर रहे हैं तो उसका भी एक एडवांटेज मिला है ग्रो को। बट एंजल वन का भी आप ओवरऑल ग्रो देखोगे तो अच्छा है क्योंकि धीरे धीरे नंबर्स कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं हर एक क्वार्टर में। तो वाई वाई रेवेन्यू ग्रो किया 26% पे। इबिट्टा आपको दिखेगा 88% का ग्रोथ है वाई वाई। एंड मार्जिन अगर आप क्यू ऑन क्यू कंपेयर करोगे ना तो एक बहुत बड़ा मतलब डिक्लाइन दिखता है 44-45% से सीधे 36%। ये स्टैंड अलोन मार्जिन है, कंसोलिडेटेड तो आई थिंक और कम है, 32 या 33% का इबिट्टा है। लेकिन आपको एक चीज इसमें समझना है कि Q1 में ना हमेशा कंपनी का आईपीएल कॉस्ट आ जाता है। तो कभी भी आप Q1 को Q4 से डायरेक्टली कंपेयर मत करो, वाई वाई कंपेयर करो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो वाई वाई 24 से 37% का मार्जिन हो गया, इंप्रूव हुआ है क्योंकि आईपीएल कॉस्ट लास्ट ईयर भी था फर्स्ट क्वार्टर में, इस साल भी था। तो वाई वाई सही कंपैरिजन बनता है। वैसे अगर आप देखोगे ना मतलब इसको एडजस्ट करके, तो आई थिंक किसी स्लाइड पे इन्होंने बताया है, तो नेट इंपैक्ट जो है कंपनी का क्यू ऑन क्यू मार्जिन पे वो सिर्फ 80-90 बेसिस पॉइंट है, यानी 1% से भी कम। और वो भी क्यों है क्योंकि Q1 में आपको सैलरी वगैरह बढ़ानी पड़ती है अपने स्टाफ की, प्लस कुछ और एडिशनल एक्सपेंस होते हैं, वन टाइम एक्सपेंस होता है। तो Q1 एक तरीके से आप मान लो इनका पूरे फाइनेंशियल ईयर में ना सबसे खराब होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब Q1 में मार्जिन आपको सबसे कम दिखेंगे, फिर Q2, Q3, Q4 इन सब में मार्जिन आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो उस एंगल से समझना है एंजल वन के नंबर्स को। पैट इनका भी वाई वाई डबल से ज्यादा हो गया, 102% की ग्रोथ है वाई वाई लेवल पे। कंसोलिडेटेड भी नंबर्स आपको लगभग सेम ही दिखेंगे कंपनी के। फिर हाँ इनका रेवेन्यू मिक्स देखो कितना अच्छा डाइवर्सिफाई हुआ है लास्ट 2 साल के अंदर। तो ब्रोकिंग एक टाइम पे इनका ना 65% कॉन्ट्रीब्यूट करता था टोटल रेवेन्यू में। अगर हम 2 साल पहले चले जाएं, पिछले 2 साल में इन्होंने क्या किया है, इसको कर दिया है 60%। अब ये कैसे हुआ है, सबसे मेन जो आपका वॉलेटाइल सेगमेंट होता है एफ एंड ओ, ये 55 से 45 आ गया है पिछले 2 साल के अंदर। 55% कॉन्ट्रीब्यूट करता था 2 साल पहले, अभी इससे 45% रेवेन्यू आता है। बढ़ा कहां पे है तो आप देखोगे कैश वाला जो पहले सिर्फ 7% था अभी 9% पे पहुंच गया है। कमोडिटी ये 3% था अभी 6% हो गया, मतलब डबल हो गया 2 साल के अंदर। तो ये रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने अच्छा किया है। कोर ब्रोकिंग से अभी भी 60% आता है लेकिन एक टाइम पे ये 65% था। और इसमें भी जो सबसे वॉलेटाइल है एफ एंड ओ, उस पर मैंने डिपेंडेंसी कम करी है, वो अब मेरा बिलो 50% हो गया। तो ये चीज अच्छी है एंजल वन की। और इसके साथ में इंटरेस्ट इनकम, मतलब वो जो एमटीएफ वाला आपका जो सेगमेंट है, वो देखो पहले 21% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, अभी वो 33% हो गया ऑलमोस्ट। यानी कि 50% से भी ज्यादा मैंने इसमें रेवेन्यू मिक्स इसका बढ़ाया है पिछले 2 साल के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट ये 1% से 3% गया है। लेकिन इसमें वही चीज जो हमने डिस्कस करी कि इसका पिछले 2 क्वार्टर का आप देखोगे ना तो रेवेन्यू मिक्स नीचे जाता जा रहा है। इनफैक्ट लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में अगर हम बात करें तो सबसे कम रेवेन्यू आया है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट से, क्योंकि इनका क्रेडिट डिसबर्सल पिछले 2 क्वार्टर से डीग्रो करता जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। और तो क्या है, हाँ ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप देखोगे और मार्केट शेयर देखोगे तो ये कंपनी ने गेन ही किया है हर एक सेगमेंट के अंदर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे थोड़ा डिप है एफ एंड ओ में, बाकी सारे सेगमेंट में ओवरऑल इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है कंपनी का। तो ये थे नंबर्स एंजल वन के ओवरऑल। अभी इनका सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्रेडिट डिसबर्सल में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसमें मैनेजमेंट का बोलना है कि जैसे हमारा जो डिसबर्समेंट वाला बिजनेस है, आई थिंक 6-7 पार्टनर्स के साथ में कंपनी लोन डिसबर्स करती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी है, पूना वाला भी है, और भी एनबीएफसीज हैं। तो इसमें इनका कहना है कि पिछले 2 क्वार्टर में ना, मतलब जो डेटा होता है हमारे कस्टमर का प्लस हमारे जो लेंडिंग पार्टनर है उनका जो प्लेटफॉर्म है उसमें थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला है, तो वो हमने सॉल्व कर दिया है अभी। सो नियर टू मीडियम टर्म में हम अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां से, अब ये क्रेडिट डिसबर्समेंट वाले सेगमेंट के अंदर। लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट बोल ही रहा है कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ सेगमेंट बनेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो पिछले 6 मंथ्स के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा था वो भी हमने रिजॉल्व कर दिया है एंड अब अच्छा ग्रोथ आएगा। इसमें एक और चीज है, ओवरऑल अगर आप फिनटेक इंडस्ट्री का भी ये जो पर्सनल लोन का जो नंबर है पिछले 2 क्वार्टर का, वो भी अगर आप देखोगे ना तो वो भी काफी वीक रहा है।
एंजल वन के साथ में भी वही प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन जो इनका कॉम्पिटिटर है ग्रो, उसका अगर आप ये देखोगे पर्सनल लोन प्लस लैस वाला जो सेगमेंट है वो ग्रो करा है, Q1 में भी ग्रो किया है, Q4 में भी ग्रो किया है, वाई वाई भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, इसलिए वो मार्केट लीडर है। बट एंजल वन का पिछले 2 क्वार्टर का प्रॉब्लम था, अभी मैनेजमेंट कह रहा है आने वाले क्वार्टर में इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। फिर इनका जो वेल्थ वाला एयूएम है उसमें 91% आई थिंक इन्होंने बताया कॉन कॉल में कि उसका जो एयूएम है ना वो एआरआर है, मतलब एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, यानी कि एक तरीके से आपका हो गया स्टेबल रेवेन्यू, प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू जो हम बोलते हैं। सिर्फ 9% इनका वो ट्रांजेक्शन इनकम से आता है। और मैनेजमेंट का बोलना है कि क्योंकि हमको इसको एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना है तो इसीलिए हमने एआरआर वाले एयूएम पे ज्यादा फोकस किया है। प्लस कस्टमर सेगमेंट भी आप देखोगे तो अल्ट्रा एचएनआई उसका ज्यादा है। जो 1 to 50 करोड़ की कैटेगरी के जो कस्टमर्स हैं उसका शेयर कम है, जो 50 करोड़ प्लस अल्ट्रा एचएनआई जो आपके होते हैं उसका शेयर ज्यादा है टोटल एयूएम के अंदर। सो ये इनके बिजनेस मॉडल के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इनका जो ऐप है बेसिकली एंजल वन का उसमें तो ज्यादा रिटेल कस्टमर्स ही मेन यूज करते हैं उसको, लेकिन जो वेल्थ का इन्होंने जो मॉडल बनाया है वो अल्ट्रा एचएनआई की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस है। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि हम बेसिकली कस्टमर को ना पूरा चॉइस देना चाहते हैं। 1 to 50 CR के जो कस्टमर्स है जिनका पोर्टफोलियो है वो हमारा ये डिजिटल टेक प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, उनको हम एक तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरा एडवाइजरी करेंगे, हैंड होल्डिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी लेकिन हाँ एयूएम वगैरह हम उनका मैनेज करेंगे। अब 50 करोड़ प्लस के जो पोर्टफोलियोज हैं उन कस्टमर्स को पूरी हैंड होल्डिंग मिलेगी, तो उसके लिए हमने आरएम भी हायर करे हैं, बड़े बड़े बैंक से, बड़े बड़े वेल्थ जो मैनेजमेंट कंपनीज होती है उनसे हमने आरएम को हायर किया है, उनको अच्छा पे किया है, तो वो फिजिकल मॉडल हमने बिल्ड किया है। और आगे चल के 2-3 साल पे इन्होंने ये भी बोला कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेन जो हमारा एयूएम हो वो ये 150 CR नहीं 50 CR प्लस वाले जो आपके एयूएम है अल्ट्रा एचएनआई उन कस्टमर से आए। तो ये वाली स्ट्रेटेजी कंपनी वहां पे फॉलो कर रही है। फिर और तो इन्होंने क्या बताया, हाँ एएमसी बिजनेस में इन्होंने भी बोला कि लास्ट 2-3 साल में मतलब लास्ट 5-6 क्वार्टर में उसमें मार्केट शेयर ज्यादा हमारा बढ़ा नहीं है, क्योंकि मेन फोकस था हमारा स्कीम लॉन्च करने के ऊपर। तो अभी ऑलमोस्ट हमने सारे कैटेगरी में स्कीम्स अपने लॉन्च कर दी हैं, सो मार्केट शेयर अब हमारा प्रोबेबली बढ़ेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। बाकी तो और चीजें हाँ वही है, मतलब Q1Q एफ एंड ओ का वॉल्यूम जो इनका डी ग्रोथ दिखा है आपको बाकी प्लेयर्स का भी दिखेगा, वो इंडस्ट्री की वजह से था। पूरी इंडस्ट्री में ही Q1 में क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा थी तो ज्यादा एफ एंड ओ का वॉल्यूम हुआ नहीं है, ब्रोकिंग का सॉरी कैश का और कमोडिटी का वॉल्यूम थोड़ा बहुत ग्रो किया है, तो वही है। मार्जिन का इनका गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है, 45 से 50% का स्टैंड अलोन इबिट्टा मार्जिन कंपनी टारगेट कर रही है। लेकिन इसमें 3 से 4% का जो इम्पैक्ट है ना वो इन दोनों बिजनेस से आएगा, वेल्थ वाले से और एएमसी वाले से, मतलब बर्न रेट जिसको बोलते हैं। तो अगर मतलब स्टैंड अलोन इबिट्टा कंपनी का 50% आता है तो कंसोलिडेटेड लेवल पे आपको 46-45% दिखेगा। ये 2-3 साल तक रहेगा, क्योंकि ये दोनों बिजनेस को, वेल्थ को और एएमसी को, ब्रेक इवन करने में 2-3 साल का टाइम लगेगा। अभी 4-5 क्वार्टर हो गए, बट एटलीस्ट 2 साल का टाइम तो और लगेगा इन दोनों बिजनेसेस को। तो यही है ओवरऑल। बाकी रेवेन्यू गाइडेंस तो ये देते नहीं है, लेकिन मार्जिन का इन्होंने बोला है कि जो पिछले साल था वही सेम 45 से 50% का हम टारगेट कर रहे हैं। इनका भी आगे का अगर आप देखोगे तो मतलब पैड ग्रोथ अच्छा बनता है, 30-40% तक पैड ग्रोथ कंपनी कर सकती है FY27 के अंदर। फिर पीई भी आप देखोगे तो अभी 27 है, 27-28, फॉरवर्ड पी 23-24 के आसपास बन जाता है, तो अच्छा स्कोप है, पी रेट हो सकता है एंजल वन के लिए भी। तो ये था एंजल वन के ऊपर। अब लास्ट बात करते हैं आनंद राठी एंड स्टॉक ब्रोकर की, कि इनके कैसे Q1 के नंबर्स आए हैं। तो इनका रेवेन्यू अगर हम देखें तो 22% पे ग्रो किया है वाई वाई लेवल पे, एंड इबिट्टा में 30% की ग्रोथ है, मतलब मार्जिन इनके भी इंप्रूव हुए हैं वाई वाई। फिर पैट में एक एक्सेप्शनल आइटम है कंपनी का इस क्वार्टर में, तो उसको अगर आप एक्सक्लूड करके देखोगे तो पैट ग्रोथ है 71% वाई वाई। बट उसकी वजह से पैट कंपनी का वाई वाई ना फ्लैट है, 2% की ग्रोथ है, मतलब लगभग जीरो ग्रोथ है, फ्लैट है लास्ट ईयर की जैसे ही पैट कंपनी ने दिखाया इस क्वार्टर में भी। एसेट अंडर कस्टडी 21% से ग्रो किया है कंपनी का। और एयूएम जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस का जो एयूएम है जिसमें एमटीएफ आता है, पीएमएस आता है, उसमें 26% की ग्रोथ है। प्लस एमटीएफ बुक कंपनी का 55% पे ग्रो किया है। तो ओवरऑल नंबर्स ठीक लग रहे हैं कंपनी के। रेवेन्यू मिक्स अगर हम इनका देखें तो चेंज हुआ है, ब्रोकिंग 47% था Q4 में, इस क्वार्टर में 52% हो गया, यानी इसका रेवेन्यू मिक्स बढ़ गया है। और जो नॉन ब्रोकिंग है उसका रेवेन्यू मिक्स कम हो गया 31% से 29%। ये क्यों हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक तो एमटीएफ जो इनका बुक है ना एयूएम बेसिकली, उसमें वाई वाई Q1Q दोनों अच्छी ग्रोथ है, लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम है यानी जो इनकम आता है मेरे को इस एमटीएफ बुक से, उसमें वाई वाई तो ग्रोथ है 52%, Q1Q ये फ्लैट है। लास्ट क्वार्टर जितना था उतना ही लगभग मेरा आया है इसमें इंटरेस्ट इस क्वार्टर के अंदर भी, जबकि Q1Q बुक मेरा ग्रो किया है। तो एक ये रीजन है। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन इनका बिजनेस है उसमें भी आपको दिखेगा एयूएम ग्रोथ है 26% वाई वाई,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 20% से ज्यादा की ग्रोथ है एयूएम के अंदर, बट इनकम मेरा सिर्फ 31% वाई ग्रो किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मोर देन 20% का डिक्लाइन है, 20-25% से इसका इनकम गिर गया डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये जो दो जो मेरे नॉन ब्रोकिंग वाले सेगमेंट है ना, दोनों का क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू या तो फ्लैट है या फिर मेरे को नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, इसीलिए इनका रेवेन्यू मिक्स जो है वो चेंज हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। बाकी और हाँ, ये सारा तो हमने डिस्कस कर ही लिया। इबिटा मार्जिन आपको दिखेगा वाई वाई कंपनी का इंप्रूव हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इबिटा मार्जिन भी कंपनी के कम हुए हैं। तो ये है नंबर्स आनंद राठी शेयर ब्रोकर के। सबसे पहले प्रॉफिट पे बात करते हैं कि पैट पे क्या इंपैक्ट आया। तो इनका आई थिंक हमने Q3 में डिस्कस किया था कि सबसे अच्छा बेट लगता है उस टाइम पे 420 430 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, मार्केट ने री रेट भी किया। लेकिन एक जो चीज हमने वहां पे डिस्कस करी थी ना कि कंप्लायंस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है पिछले एक दो क्वार्टर से, बीच में 10 लाख की पेनल्टी भी लगी थी सेबी से, और एक फ्रॉड एक्टिविटी हुई थी ऑफ मार्केट जो ट्रांजेक्शन होता है क्लाइंट के डीमैट के अंदर, तो इनके 2 क्लाइंट्स के डीमैट में वो चीज हुई थी। उसका इंपैक्ट लिया इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में, आई थिंक 20 या 21 करोड़ के आसपास का इंपैक्ट लिया है, वन टाइम इंपैक्ट है Q1 में। उसकी वजह से आपको दिखेगा पैट वाई लेवल पे ना बिल्कुल फ्लैट हुआ है, मतलब ग्रो नहीं कर पाया। इनका कहना है इंश्योरेंस हमने उसका क्लेम कर दिया है, और आने वाले क्वार्टर में जब भी उसका क्लेम आएगा तो एक तरीके से पैट हमारा बूस्ट कर जाएगा उस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जितना भी क्लेम आए। बट अभी के लिए ये वन टाइम इंपैक्ट इन्होंने लिया है, और कस्टमर का जो भी वो इंपैक्ट हुआ था उनको वो पे कर दिया है, तो उसकी वजह से एक वन टाइम इनका प्रॉफिट के अंदर इंपैक्ट आया Q1 में। लेकिन ये वन टाइम है, मैनेजमेंट ने बोला कि रिपीट नहीं होगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, तो ये चीज है। दूसरा, Q1 रेवेन्यू मिक्स चेंज हुआ है कंपनी का। तो एमटीएफ बुक जो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया है ना, वो एवरेज बुक ग्रो नहीं किया है, ओवरऑल एयूएम में ग्रोथ है। मतलब जैसे हम लैंडिंग बिजनेस में देखते हैं ना कि कई बार किसी क्वार्टर में होता है कि एयूएम आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिख रहा है 6% 7% की ग्रोथ, बट वो बिल्कुल क्वार्टर के एंड में जाके लोन डिसबर्समेंट होता है जिसकी वजह से एयूएम ग्रोथ दिखता है, तो उसका जो इंटरेस्ट इनकम है वो अगले क्वार्टर में शिफ्ट हो जाता है। वैसे ही हुआ है इनके साथ में, एमटीएफ बुक की तो ग्रोथ हुई है लेकिन एवरेज बुक की ग्रोथ नहीं हुई है पूरे क्वार्टर के अंदर। एवरेज मतलब टोटल जो बुक है वो क्वार्टर के एंड में ग्रो हुआ है, तो इंटरेस्ट इनकम उसका Q2 में आना स्टार्ट होगा, तो उसकी वजह से एमटीएफ बुक पे इंपैक्ट हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और तीसरा जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट है जहां पे म्यूचुअल फंड, पीएमएस, और तीसरा इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैनेजमेंट बोल रही है कि Q4 में हमारा इंश्योरेंस का बिजनेस अच्छा होता है। किसी भी आप वेल्थ मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी को देखोगे तो Q4 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लोन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत अच्छा होता है, जनवरी फरवरी मार्च, तो वहां पे इनका इंश्योरेंस का इनकम बहुत अच्छा था फोर्थ क्वार्टर में। Q1 में वो चीज आपकी नॉर्मलाइज होती है, तो इसीलिए कंपनी का कहना है कि Q1 आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम हमारा नीचे आया है। जो म्यूचुअल फंड और पीएमएस से जो इनकम आता है वो तो ग्रो किया है, बट इंश्योरेंस वाला जो चीज है वो Q4 में हमेशा ज्यादा होता है, तो इस साल का भी जो Q4 होगा वो वापस से ग्रो करेगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो चीज नॉर्मलाइज हो जाती है, इसीलिए कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम भी डी ग्रो किया है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। मतलब ये वन टाइम इंपैक्ट आप एक तरीके से बोल सकते हो कंपनी का, या सीजनैलिटी बोल सकते हो इनके रेवेन्यू और नंबर्स के अंदर। अब पूरे साल का गाइडेंस की अगर हम बात करें तो एमटीएफ बुक का गाइडेंस इन्होंने 60% की ग्रोथ का दिया है, मतलब 1750 से लेकर के 1800 करोड़ का एमटीएफ बुक ये टारगेट कर रहे हैं FY27 के एंड में। FY26 में था 1100 करोड़, तो वाई ग्रोथ लगभग 60% का कंपनी प्लान कर रही है एमटीएफ में। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन एयूएम है उसमें भी ये 40% का एयूएम ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, तो इन दोनों का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है इन्होंने। देन ओवरऑल रेवेन्यू कंपनी 15 से 25% का ग्रोथ टारगेट कर रही है इस साल भी, और मतलब इन्होंने एक मीडियम टर्म का भी ग्रोथ गाइडेंस यही दिया है 15 to 25%। अब इतना वाइड रेंज क्यों दिया है इन्होंने 15 से 25% का? क्योंकि इनका अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखो ना तो जैसे लगभग 50-50% है, 50% ब्रोकिंग 50% नॉन ब्रोकिंग। अब जो ब्रोकिंग है इनका 50%, उसमें से जो F&O है जो सबसे वॉलेटाइल होता है आपका, वो 50% कंट्रीब्यूट करता है। यानी कोर ब्रोकिंग बिजनेस जो मेरा 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें भी सबसे वॉलेटाइल सेगमेंट F&O सिर्फ 50% कंट्रीब्यूट करता है। तो कंपनी कह रही है, मतलब एक तरीके का कंजर्वेटिव इन्होंने गाइडेंस दिया है कि इन केस अगर कल को चल के F&O की रिकवरी नहीं होती है, F&O ज्यादा अच्छा नहीं करता है इस साल भी, तो क्योंकि हमारे नॉन ब्रोकिंग बिजनेस को हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और वो 50% कंट्रीब्यूट करता है, एंड हमारा क्योंकि एडवाइजरी मॉडल है तो कैश सेगमेंट का भी एक तरीके से कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो उन सारे बिजनेस के थ्रू हम 15% मिनिमम हम ग्रो कर सकते हैं। एंड इन केस अगर F&O अच्छा करता है तो ग्रोथ रेट हमारा बढ़ जाएगा, 20% 25% तक चला जाएगा। तो ये इनका रेवेन्यू गाइडेंस है।
पैट का ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने दिया है 30% से 35% का। तो ये ओवरऑल कंपनी ने गाइडेंस दिया FY27 के लिए। सो अब इनका अगर आप देखोगे वैल्यूएशन वाइज तो अभी तो पी 22-23 के अराउंड है, एंड फॉरवर्ड पी अगर मैं देखूं, ये Q1 का जो पैट इंपैक्ट हुआ है इसको इंक्लूड करके फिर भी कंपनी का फॉरवर्ड पी 19 के अराउंड आता है। तो स्टार्टिंग वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, सेम हमने जो Q3 के टाइम पे डिस्कस किया था। प्लस आपको आगे का ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा लग रहा है, 20-25% के रेट से कंपनी बहुत आराम से ग्रो कर सकती है, क्योंकि मेन चीज वही है कि जो नॉन ब्रोकिंग बिजनेस है वो मेरा 50%, मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, एंड वो कंसिस्टेंटली कंपनी हर एक क्वार्टर में डिलीवर कर रही है उस एक मेट्रिक के ऊपर, और उसका आगे का गाइडेंस भी बहुत अच्छा दिया है कंपनी ने। तो गाइडेंस अचीव करने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी लगती है कंपनी की। और स्टार्टिंग वैल्यूएशन जैसे हमने डिस्कस किया कि काफी सस्ता है, 19-20 के आसपास का पी फॉरवर्ड पी बन रहा है कंपनी का। बस एक चीज मुझे देखनी है कि इनका जो इबिट्टा मार्जिन है ना, वो आई थिंक Q4 में पीक किया था, 42-43% का इबिट्टा मार्जिन था कंपनी का। इस क्वार्टर में वो कम हुआ है, 40% के या 41% का इबिट्टा मार्जिन है। ठीक है, उसका रीजन वगैरह बताया मैनेजमेंट ने, बट वो कंपनी का सस्टेन करना चाहिए या और इंप्रूव होना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, तभी आपका पैट ग्रोथ ओवरऑल ना 30-35% के रेंज में होगा। क्योंकि एक जो इनको एडवांटेज मिलता था पहले के कुछ क्वार्टर्स में, इवन इस क्वार्टर Q1 में भी मिला है, वो मिलता था डी लेवरेजिंग का। बिकॉज इनका डेट टू इक्विटी आप देखोगे तो 1.6 1.7 चला गया था, फिर ये आईपीओ लेके आए थे लास्ट ईयर, उसके बाद इन्होंने पूरा डेट रीपे किया और डेट टू इक्विटी कम होकर के 0.6 आ गया था इनका Q4 के अंदर। अब क्या हुआ है कि वापस से डेट बढ़ाना इन्होंने स्टार्ट किया, लेवरेज लेना इन्होंने स्टार्ट किया। इस क्वार्टर ये आप देखोगे तो आई थिंक 0.8 के आसपास का डेट टू इक्विटी था, और मैनेजमेंट ने बोला कि इसको हम अभी और बढ़ाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 1.5 से 2 का, तो हम भी इसको 1.5 1.6 दोबारा लेके जाएंगे। फिर देखेंगे एक फंड रेज करना है या कैसे उसको मैनेज करना है, बट अभी तो हम डेट को बढ़ाएंगे। तो जब आपका लेवरेज बढ़ेगा तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट का आपको एडवांटेज मिल रहा था ना, कि पहले के कुछ क्वार्टर्स में फाइनेंस कॉस्ट कम हो रहा है तो पैट को बूस्ट मिल रहा था, वो नहीं होगा आने वाले क्वार्टर्स में। इनफैक्ट आपका इंटरेस्ट कॉस्ट और बढ़ेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर वाई लेवल पे। तो वहां पे इबिट्टा मार्जिन, जैसे पहले इनका इबिट्टा मार्जिन बहुत कम था 35-36%, अब इन्होंने 40% प्लस कर दिया है। तो इसको अगर पकड़ के रखेगी कंपनी तो इनके लिए जो पैट ग्रोथ का इन्होंने गाइडेंस दिया है वो अचीव कर सकती है कंपनी। बस वो एक चीज देखना है कंपनी उसको कैसे मैनेज करती है, मतलब एग्जीक्यूशन उस पर कैसा रहता है। बाकी गाइडेंस वाइज आप देखो, और ओवरऑल जो इन्होंने अभी परफॉर्मेंस दिया उसके अकॉर्डिंग डील अच्छी लगती है आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर की। तो ये था चारों कंपनीज के ऊपर डिस्कशन। 5 पैसा ऑफ कोर्स कोई इंटरेस्ट उसमें बनता नहीं है। ग्रो एक तरीके से आप बोल सकते हो सबसे हाई रेट पे ग्रो कर रहा है, आगे का ग्रोथ आउटलुक भी काफी अच्छा है, अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छी है कंपनी की, एंड उसकी वजह से उसको प्रीमियम वैल्यूएशन भी मिल रहा है। फॉरवर्ड पी 40s के अंदर है, एंड मतलब अर्निंग ग्रोथ में देखूं तो उसका ठीक ठाक बनता है कंपनी का। एंजल वन भी 30-40% से पैड ग्रोथ बहुत आराम से कर सकता है FY27 के अंदर। फॉरवर्ड पी उसका 23-24 के अराउंड आता है, और उसका भी पी रेट हो सकता है। आनंद राठी स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर, मतलब एक तरीके से वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता बोल सकते हो आप, और रेवेन्यू में प्रिडिक्टेबिलिटी के पॉइंट से भी बाकी दोनों से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगेन वही 50% आपका नॉन ब्रोकिंग बिजनेस आता है जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है कंपनी के लिए, और स्टार्टिंग वैल्यूएशन क्योंकि फेवर में है, और जो गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो ओवरऑल पैग रेशियो वगैरह सब कुछ डील ठीक लगती है। तो मतलब मुझे अगर पिक करना हो तो मेरा कंफर्ट आनंद राठी स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर के साथ में है। बट हाँ, जैसे मैंने बोला, ग्रो हो एंजल वन हो, इनमें भी अच्छा डील है, दोनों स्टॉक अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम में, बस हमको एग्जीक्यूशन ट्रैक करना है इनका आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो ये था डिस्कशन ब्रोकिंग कंपनीज के ऊपर। बाकी आने वाले वीडियोस में और जो रिजल्ट है, कौन कॉल है, डिस्कस करते रहेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।